हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल AMPC पे, जहां पे हम सब लोग 11th क्लास की फिजिक्स जस्ट पढ़नी स्टार्ट करी थी। ओके बच्चों, तो अगर हमने फिजिक्स की शुरुआत करी थी तो हमारा बेसिक यही था कि व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स या व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले तो यही आता है। तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में हमारा क्या था? फिजिक्स में हम लोग नेचर की चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि नेचर में होने वाली सारी बड़ी चीजें भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर सके। तो बहुत ही सिंपल से लॉज देंगे और हम उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये समझ में आया बच्चों? ओके, अब इस फिजिक्स में ये व्हाट इज फिजिक्स करके जो हमारा था टॉपिक, ये था NCERT चैप्टर 1 जो हम लोग पुरानी क्लास में पढ़ चुके थे, और चैप्टर 2 थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट करा था। तो चैप्टर 2 जो है हमारा, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं पुरानी क्लास को, जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग आज फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन नहीं देखेंगे। जिन बच्चों को चाहिए वो लोग मेरे पुराने वीडियो में देखो, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन वहां हम लोग पढ़ चुके थे पहले। तो फिजिकल क्वांटिटी में अब ये था कि हमने डायमेंशन निकालना सीखा, डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा, और जो कुछ 2-3 चीजें थी वो मैंने बताई थी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को मैंने होमवर्क में दी थी। तो अब जितने लोगों ने होमवर्क करा है वो आप लोग अगर देखो, निकालने के जो तरीके थे, डायमेंशंस निकालने के तरीके थे। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग इसको डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम लोग डायमेंशन निकालते थे या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे। तो जो होमवर्क था, मैं एक बार होमवर्क में एक चीज डिस्कस करता हूं बच्चों। आप लोगों ने स्पीड पुरानी क्लास में देखा था, मैंने निकाला था। तो स्पीड का जो डायमेंशन आया था वो था m0 LT-1। फिर मैंने आपको इसकी ऐसा यूनिट बताई थी, ये आपको याद होगा। फिर मैंने जो होमवर्क में दिया था वो आपको दिया था स्पीड के बाद वेलोसिटी। तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है। उसका कारण, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपके पास वो था डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी में अगर मैं कहूं तो मास तो आया नहीं, तो अगर वेलोसिटी में मास नहीं आया तो मास की पावर 0। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है, तो इसलिए लेंथ एक बार और टाइम डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके -1। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये था। एक क्वेश्चन में बच्चों मैंने कहा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हुई? m0 LT-1, और नीचे एक और टाइम आ गया। तो नीचे से टाइम अगर ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर -2 हो जाएगी। तो यह आपका आया m0 LT-2। समझ में आई बात? अच्छा बच्चों, ये आपका होमवर्क था, ये आपका आंसर है। अच्छा, अगर हम इसके बेसिस पर ऐसा यूनिट लिखें, तो ऐसा यूनिट जो था मैंने यूनिट में आपके साथ यूनिट सिस्टम भी डिस्कस करा था। अच्छा, अब इस यूनिट सिस्टम में कुछ ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, यूनिट सिस्टम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। जरा मैं इसको खत्म करूं फिर मैं आपको बताता हूं। इसकी ऐसा यूनिट हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऐसा यूनिट लेंथ। तो बच्चों लेंथ की ऐसा यूनिट आप लोग कल वाले वीडियो में देखो, आपको पता होगा मीटर होती है, तो मैंने मीटर लिख दिया। और मास का किलोग्राम होता है वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि मास की पावर 0 है। लेंथ का मीटर होता है, टाइम की पावर -2 है। तो बच्चों टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2 भी लिख सकते थे। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है और ये डायमेंशन है। अच्छा, एक और था बच्चों मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में आप लोगों ने
जो डायमेंशन लिखी होगी वो mlt-1 लिखी होगी। ऐसा यूनिट अगर आप लोग लिखो तो वो kg मीटर पर सेकेंड, और फिर फोर्स था बच्चों होमवर्क में, फोर्स होगा mlt-2, और ये आप लोगों को खुद निकालना पड़ेगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का m आ गया और एक्सेलरेशन का lt-2। इसकी ऐसा यूनिट तो आप लोग लिख सकते हो उसी के हिसाब से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो ये हमारे सर न्यूटन के नाम पर है, जो वन ऑफ द पिलर्स हैं हमारी फिजिक्स के। तो सर न्यूटन ने, और जो मैंने पुरानी क्लास में अपने डिस्कस भी करा था, जो मेरे फर्स्ट लेक्चर में क्लासिकल फिजिक्स करके है ना, तो क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हमारा मैकेनिक्स आता है जो सर न्यूटन ने ही दिया था। तो जो भी हम फोर्सेस की बात करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक, और उसमें हम फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन देंगे। तो ये हुआ। इसके बाद बच्चों वर्क, एनर्जी, तो ये सारी हमारी और भी टर्म्स थी, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी पार्ट 1, मैं इसको लिख देता हूं, आपका एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज 214 एनेक्सियर नंबर 1, ठीक। तो एक टेबल बना हुआ है, नहीं एनेक्सियर नंबर 1 नहीं, सॉरी, एनेक्सियर नंबर A9, 1 में तो ऐसा ही सिंबल्स है कुछ, तो एनेक्सियर नंबर A9। तो इसमें एक टेबल है जिसमें बहुत सारी 100 डायमेंशंस दे रखी है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका होमवर्क था। ओके बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं, ये तो होमवर्क की चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट्स का, यूनिट से रिलेटेड था। वो ये था कि सबसे पहला सवाल है हमारा, सबसे पहला सवाल है कि राइट ड्रॉबैक्स, राइट ड्रॉबैक्स इन CGS system and FPS system of unit। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक CGS सिस्टम होता है, एक FPS सिस्टम होता है। तो CGS सिस्टम और FPS सिस्टम के ड्रॉबैक आप लोगों को बताने हैं। तो बच्चों पुरानी क्लास में मैंने प्रॉपर्ली मेंशन करा था दैट CGS सिस्टम क्या होता है। इट इज, CGS सिस्टम इज इनकन्वीनियंटली स्मॉल, इनकन्वीनियंटली स्मॉल, जिससे आप सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा, एफपीएस सिस्टम की क्या ड्रॉबैक थी कि कन्वर्जन टू अदर यूनिट is an irrational number which is difficult to convert। तो बच्चों यूनिट का ये सवाल आता है, और एक सवाल और है, ये यूनिट्स के दो ही सवाल है। आप लोग देखो इस तरीके से, देखो मैं चैप्टर 1 का अगर बताऊं, चैप्टर 1 से मैंने कहा था कि आपके स्कूल में शायद एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक। अब अगर मैं चैप्टर 2 की कहूं, तो चैप्टर 2 में आप लोग कुछ चीजों को समझो। हम 11th-12th की सारी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लो, 11th-12th की सारी फिजिक्स, लेकिन जो लॉज हैं वो नहीं पढ़ रहे। हम उन लॉ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स जो है हमारा, वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में है, 11th क्लास के। हाँ, तो फोर्स अभी हमने पढ़ ली, आगे जाके आप वर्क लिखोगे, होमवर्क में आपने करा होगा, राइट। तो वर्क आपने चैप्टर 6 में पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हैं। तो आगे की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए मुझे यूनिट्स चाहिए, तो यूनिट पे सवाल बेसिकली दो ही बनते हैं, एक मैंने लिखा है, दूसरा भी बताता हूं, और मेजरमेंट से रिलेटेड भी है। तो जिसमें हम लोग अगेन यूनिट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। ओके बच्चों, तो मैं लिखता हूं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द एडवांटेजेस, write the
एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम कहो इसे, ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन जो है ना, वो इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, वो ये कि व्हाई एमकेएस सिस्टम इज टेकन एज एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर होगा उसमें हम लोग लिखेंगे, अच्छा पिछली क्लास में मैंने लिखा था दैट इट इज कोहेरेंट सिस्टम। नंबर 1 आंसर में पॉइंट्स हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। पहला, एमकेएस सिस्टम इज या इट इज कोहेरेंट सिस्टम। इट इज कोहेरेंट सिस्टम। तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? विच इज बेस्ड ऑन certain fundamental system of units। यानी बहुत ही फंडामेंटल यूनिट्स को हमने लिया और उन फंडामेंटल यूनिट के आधार पर हमने इन चीजों को बनाया है। अच्छा, अब इस फंडामेंटल टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो या एक क्लास और लूंगा, उसमें बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से वो किलोग्राम और मीटर वगैरह हम लोगों ने लिया। बट फिलहाल आप ये ध्यान रखो एमकेएस की एडवांटेज, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल से रिलेटेड सीबीएसई में जो हमारे स्कूल में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो एमकेएस कोहेरेंट होता है। अगला, एमकेएस जो होता है हमारा, ये रेशनल सिस्टम है। इट इज रेशनल सिस्टम है, यानी कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, रेशनल के बाद ये जो है हमारा, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करता है। इट इज मैट्रिक सिस्टम। इट मतलब एमकेएस सिस्टम इज अ मैट्रिक सिस्टम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन terms of the power of the power of 10, यानी हम लोग इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली तीन ये हुए। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से ये हमारे तीन हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहां से कहें कि भैया मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब हुआ, है ना, तो मैट्रिक सिस्टम यानी कि 10 की पावर में। अच्छा, 10 की पावर में अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। 10 की पावर के एग्जांपल हो गए बच्चों। सबसे पहले आप लोग देखो कि आप लोग के की बात करते हो। के का मतलब क्या हो गया? किलो। यहां पे के स्मॉल है ना, तो किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। तो मीटर को किलोमीटर कर दिया, आसानी से कन्वर्ट हो गया किलोमीटर। या जूल जो कि ऐसा यूनिट होती है हमारी वर्क की, फोर्स की, या न्यूटन जो कि ऐसी यूनिट होती है फोर्स की, उसको किलो न्यूटन कर दिया, यानी 1000 न्यूटन। क्यों? 10 की पावर 3। तो इट इज अ मैट्रिक सिस्टम। तो किलो हो गया, किलो के बाद मेगा हो गया, कैपिटल एम मतलब मेगा। मेगा मेगा होता है बच्चों 10 की पावर 6। अच्छा, इसके बेसिस पर एक और है कि आप रेशनल सिस्टम एंड एब्सोल्यूट सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर देगा, इससे कुछ छूटेगा नहीं। एब्सोल्यूट सिस्टम किलो मेगा, तो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा बच्चों, इसके बाद कुछ छोटे नंबर भी होते हैं, जैसे कैपिटल एम से मेरे को याद है इफ इट इज मेगा जो कि 10 की पावर 6 है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं व्हाट इज 1 मेगा न्यूटन, योर आंसर इज सर 10 की पावर 6 न्यूटन। एम का मतलब क्या होता है? मेगा। और यही एम अगर डायमेंशन मतलब ऐसे ब्रैकेट में लग जाता तो मास हो जाता। तो ये कई बार एम्बिग्युइटी रह सकती है आप लोगों को, तो वो आपको खुद कवर करनी पड़ेगी। हाँ बच्चों, छोटे एम का मतलब होता है कोई तो मिली। ठीक, कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे, कोई नहीं मिलेगी बेटा। एम का मतलब होता है मिली। मिली मतलब नहीं, वो नहीं है। मिली मतलब 10 की पावर -3। सब लोग हाँ, तो बच्चों छोटे एम का मतलब होता है मिली। अब इसके बाद आता है माइक्रो, इसका सिंबल म्यू।
बिल्ली बोलती है ना, क्या बोलती है बिल्ली? हाँ, वो बोलती है म्यू। तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रो। कितना होगा ये? 10 की पावर -6। इस तरीके से हम, अच्छा बच्चों लिखे तो मैंने 2 ही हैं, ठीक है। मैं नीचे आपको एक बार क्या कहते हैं, कमेंट वाले कह रहा हूं मैं, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उस सेगमेंट में आपको एक कन्वर्जन का टेबल आई विल अपलोड, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कन्वर्जन टेबल है मैट्रिक्स सिस्टम का, ठीक है। तो है तो बेसिकली बच्चों 3 पॉइंट के एमकेएस सिस्टम के एडवांटेजेस, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें यूनिट्स में, तो मैंने कहा था ना ये दोनों सवाल बेसिकली आते हैं। अब मेजरमेंट या उससे रिलेटेड डायमेंशन में, तो डायमेंशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूं, ठीक। बस इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें यूनिट्स का, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग कह रहे हैं डायमेंशन। तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस करके एक टॉपिक है। अच्छा, उसमें एक और चीज आपको याद होगा, पुरानी क्लास में मैंने लिखा था दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यहां पर कुछ टर्म है कि सर डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, या ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला की क्या होगी। बट डायमेंशन फॉर्मूला इन सब की डेफिनेशन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें 5 चीजें सीखनी है डायमेंशन में। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल आपने रट लिया। अब इसके बाद आता है डायमेंशन में 5 चीजें, ठीक। और मैंने इसी 5 चीजें के बेसिस पर इसको ब्रेक कर रखा है। तो बच्चों डायमेंशन में सबसे पहले टू फाइंड डायमेंशन ऑफ, या डायमेंशन ऑफ, या पूरा लिख लो चलो, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, QTI क्वांटिटी। हाँ, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी क्या हम लोग डिराइव कर रहे थे। तो हम लोग इसमें क्या लिख रहे थे कि एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, और इन क्वांटिटी का सेंस बनता है। एक्सेलरेशन कुछ है, कोई एक टर्म है जो हमारा मोशन को एक्सप्लेन करेगी कि कितनी तेजी से आप बढ़ रहे हो, घट रहे हो, है ना। तो बच्चों एक तो ये हुआ, दिस इज टाइप 1। अब टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, टू डिराइव एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन का यूज करके हमने टू डिराइव अ फॉर्मूला। ओके, तो नंबर 2। नंबर 3 है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला सही है या गलत है। इसके बाद है टू सेटअप रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट सिस्टम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों इसको मेरे साथ साथ जरूर नोट कर लेना। डायमेंशन में हमें 5 चीजें पढ़नी है, जिसमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, दूसरा फॉर्मूला निकालना सीखना, फॉर्मूला कैसे बनता है डायमेंशन का इस्तेमाल करके। और ये जो है टॉपिक, ये मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 10 में दोबारा पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए आप इस पर जरूर ध्यान देना बच्चों। ये टॉपिक हमारा फिर से रिपीट होगा, तो ये हम मतलब ऐसे कह लो कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में आता है, ठीक है। इसके बाद कोई फॉर्मूला सही है या गलत है हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा डायमेंशन के मेथड से। कैसे? डायमेंशन के मेथड से। तो दिस एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन यू कैन आल्सो से, हाँ, ये एडवांटेज हो गई। और ये है कि अलग अलग यूनिट सिस्टम की व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, यू कैन से दैट न्यूटन हो गई हमारी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक। और डायन होती है हमारी सीजीएस यूनिट, किसकी? फोर्स की, ठीक है। शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इट इज DYNES, पता नहीं कैसे स्पेलिंग है, ठीक है। तो डायन्स, ठीक। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डायन, तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। काफी बच्चों को पता होगा ये पहले से ही, तो ये डायन नहीं है, ये डाइन्स है। तो व्हाट इज डायन? इट इज अ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। और न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो वैसा ही, तो उनके बीच का हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद अगर हम लोग कहें कि हमारी 5वीं और आखिरी, तो बच्चों 5वीं और आखिरी है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ
द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ये अननोन मुझे पता ही नहीं है क्या है, ये अननोन कुछ भी हो सकती है। जैसे यहां पर मैंने बोला ना डेराइव्ड में कि आपको एक्सेलरेशन देगा, मोमेंटम देगा, फोर्स, तो अब हमें पता ही नहीं क्या होगा। तो यहां तक आपको समझ में आया बच्चों, ये आसान था थोड़ा सा। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग ये 5 है, आप लोग नोट कर लो, तब तक मैं इस साइड को ये क्लीन करता हूं थोड़ा, फिर हम लोग डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, तो अब हमारी हेडिंग है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, of a physical quantity is the powers, dimension of physical quantity is the powers, are the powers of fundamental, are the powers of fundamental physical quantity raised to represent that physical quantity। ठीक, इसका एग्जांपल बताता हूं। मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर जो होती है वो डायमेंशन है। अब फंडामेंटल क्या थे, होते तो 7 थे, लेकिन मैं 3 ही कह रहा था, MLT, तो MLT है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। तो बच्चों फटाफट एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख करके दिखाओ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है। इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, कह लो टाइम इन एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसका आंसर होगा, मैं ऐसे डेफिनेशन से समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पावर कौन सी फंडामेंटल की, टाइम फंडामेंटल है। तो ये सारी पावर्स होती हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइम की पूछ रहा है। तो बच्चों टाइम की पावर क्या है, उसमें अगर आप चेक करोगे इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, तो आंसर है -2। बस इतना ही है, और एक नंबर में हमें इतना ही लिखना है -2। इसके अलावा आप लोग और कुछ चीजें इसमें मेंशन नहीं करोगे, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार आएगा तो -2, क्योंकि एक्सेलरेशन में टाइम की डायमेंशन आती थी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m0 L/t -2। तो ये आपका आंसर है, विच इज द फाइनल आंसर और करेक्ट आंसर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की डेफिनेशन के बाद कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों यूजेस को लेकर के मैं जरा एक चीज आपको क्लियर कर दूं। इसके यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आप लोग इन तीनों को आप कॉपी में खुद हेडिंग डाल लो कि ये हमारे यूजेस हैं, जिसमें नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, है ना। इस तरीके से नंबर 1 2 3 ये, कि हम डायमेंशन, ये तो दूसरा, ये तो डायमेंशन का ही मेथड हो गया। इसी मेथड में कुछ यूजेस हैं, तो ये 3 बेसिकली यूजेस होते हैं डायमेंशन के। अब हम जिस तरीके से भी पढ़ेंगे चीजों को, वो ये कि कुछ बेसिक हमें पता चल गया काफी हद तक। अब डायमेंशन में मैं इन 5 तरीकों को सीक्वेंस में लेकर चलूंगा। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था एनसीईआरटी पेज नंबर 214 में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। अब उन डायमेंशन को, उन फिजिकल क्वांटिटी को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता रहूंगा लिखने के साथ साथ। तो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना, यही हमारा अभी मेन मोटिव रहेगा, और हम यही करेंगे आगे। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अलावा कुछ टॉपिक्स और भी हैं, कि जैसे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन हम लोग जब सारे यूजेस या एप्लीकेशन पढ़ लेंगे उसके बाद उसका जिक्र करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और आप सब बच्चे ये ध्यान रखें कि हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन पावर होती है, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की।
तो अब अगर हम लोग देखें कुछ फिजिकल क्वांटिटी, काफी हद तक आपको आइडिया होगा। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे वो था मोमेंटम, फोर्स, फिर वर्क भी दिया था। अच्छा, मोमेंटम से रिलेटेड एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा आज। और बच्चों ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की क्लास है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की क्लास है। और मैंने ऐसा 2 बार इसलिए बोला था कि आप लोग ध्यान दो। हाँ, तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट में कि हम कहां इसको यूज करेंगे, क्या क्या चीजें, मतलब कल को तुम में से कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, फिजिक्स में एक एक्साइटमेंट होनी ही चाहिए आपके अंदर से, लेकिन इसका स्कोप भी क्या है, पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, दुनिया पहले फायदा देखती है उसके बाद चलती है ना, ये भी तो एक कुदरत का नियम है, तो फिजिक्स इसको फॉलो कैसे नहीं करेगा। तो हम फायदे की बात कर रहे हैं बच्चों। इंपल्स, अगर मैं आपको ये कहूं, एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, मैंने अपने पुराने वाले एग्जांपल में इस पेंसिल को कील मान लिया था, है ना, तो ये कील है वही हमारी, आगे से आप लोग देख रहे हो शार्पन है, तो ये हमारी कील हुई। ये मेरे पास एक कील होगी, ठीक है, शायद मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा, तो एक सेकंड दो जरा मुझे। ओके बच्चों, सो वी आर बैक विद द कील। तो ये कील हो गई हमारी। अब मैं सिर्फ आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स बता रहा हूं, ताकि आप लोग बाद में मुझसे ये ना कहो कि सर हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यही एक इंटरेस्ट मैं चाहता हूं आपके अंदर डेवलप हो। अब बच्चों आप लोग ये मान लो कि ये आपकी दीवार है, दीवार में कील देखो मैं किस तरीके से लगाऊं, दीवार में कील का ये वाला सेगमेंट मैंने लगाया, पतला वाला सेगमेंट क्यों लगाया, बिकॉज आपको पता है ना कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो ये कील इस तरीके से दीवार के अंदर घुस सकती है, कील इस तरीके से नहीं घुस सकती, ये सब बच्चे जानते होंगे। अब अगर कील इस तरीके से दीवार के अंदर घुस सकती है तो जरा 2 चीजें देखना। एक तो मैंने इसको ऐसे मार करके हटा दिया, ठीक, दूसरा इसको हथौड़े को मैंने रख करके फोर्स लगाए जा रहा हूं, दोनों में मैंने बराबर फोर्स लगाई, लेकिन जब मैं हथौड़े को ऐसे रख के ऐसे धक्का दे रहा हूं तब ये कील दीवार के अंदर नहीं घुसेगी, लेकिन जब मैं हथौड़े को ऐसे मारूंगा ऐसे, तो उस टाइम पे कील अंदर घुसेगी दीवार में। हाँ, मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट इंटरवल फोर्सेस होती है उसकी अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी या उसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो ये जो शॉर्ट इंटरवल फोर्सेस है बच्चों, इसे कहते हैं इंपल्स, शॉर्ट इंटरवल फोर्स। तो फोर्स सब कुछ नहीं होता, शॉर्ट इंटरवल फोर्स इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज फोर्स इनटू डेल्टा टी। अच्छा बच्चों, टाइम को ना टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो टाइम छोटा हो गया तो मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं। डेल्टा ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ना, इसको हम डेल्टा कहते हैं फिजिक्स की या मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इज इंपल्स, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इज इंपल्स। तो अब कहीं ना कहीं आप इंपल्स से रिलेट कर सकते हो कि कील को जब ठोका जाता है वो शॉर्ट इंटरवल फोर्स है, ठीक है। और एक और इंपल्स है, ध्यान रखना, मैं आप सबको फील करवा दूंगा, ठीक है। आपके कमरे में दरवाजे किधर है, आप लोग वहां देखो, दरवाजे में एक सेगमेंट होता है इस तरीके से, वो ऐसे खुलता है, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये हो गया हमारा दरवाजा, ठीक है। अब दरवाजा जब ऐसे बंद हो रहा था अपने मोमेंटम की वजह से बंद हो रहा था काफी तेजी से, और गलती से किसी की उंगली यहां रखी हुई थी बीच में। मैं एक और बात बताता हूं, देखो यहां उंगली रखी है, दरवाजा अचानक से बंद हो गया, कोने में, मेरे ख्याल से कोना विजिबल नहीं होगा, तो कोने में आपकी उंगली रखी है मान लो, ठीक, और दरवाजा आकर के सटाक से यहां पर लगता है ना, तो समझ गए। तो बड़ी जोर से जो दरवाजा लगेगा उस वक्त जो आपको फोर्स फील हुई वो इंपल्स थी। और अगर उसी केस में दरवाजा रख करके आपकी उंगली के ऊपर अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, मतलब फोर्स लगाओगे, उस वक्त आपको उतनी फोर्स फील नहीं होगी। तो ये शॉर्ट इंटरवल फोर्सेस होती है बच्चों, इसे इंपल्स कहते हैं। हुआ ना कि समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स इनटू टाइम हो गया, हमारी हेडिंग क्या थी बच्चों, इसकी डायमेंशन निकालना। तो मैं इंपल्स बताता हूं, इंपल्स क्या हो गया, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सही बात। तो यहां से अगर मैं कहूं मास, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी बच्चों, lt -2, और टाइम की डायमेंशन t। तो यहां पर क्या हुआ, देखो t का -2 आ गया और एक t आ गया, -2 + 1 कितना होता है, mlt -1,
और अगर मैं यहां से इसके ऐसा यूनिट लिखूं तो ये न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन इंटू सेकंड भी आ रहा है और केजी मीटर पर सेकंड भी आ रहा है, तो उसकी ऐसा यूनिट में क्या लिखूंगा, न्यूटन सेकंड, एनएस, एनएस। हाँ, अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पर एन होता छोटा तो एन वो नैनो हो जाता, मतलब 10⁻⁹, तो वो एब्रीविएशंस थे, वो मैट्रिक सिस्टम अभी बताया था ना मैंने, तो मैट्रिक सिस्टम का होता था। ठीक है बच्चों, तो इम्पल्स की आपने डायमेंशन लिख ली। अच्छा एक चीज और, एक ये क्वेश्चन भी आपको काफी पूछा जाता है कि राइट टू फिजिकल टू पेयर्स, राइट टू पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी having same dimension, हालांकि आपस में बहुत अलग है। ठीक है बच्चों, तो पहला पेयर तो मैं लिख दूं एक बार। पहला पेयर आपको याद होगा, आज ही की क्लास में मैंने डिस्कस करा है। एक बार मैंने बोला था बच्चों आपको मोमेंटम की डायमेंशन यही आई थी, आप लोग चेक करना। हाँ, और ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है, बोलो भाई, जिसका नाम है इम्पल्स। तो पहला पेयर तो ये हो गया, समझ में आ रही बात? ओके। अच्छा बच्चों, अभी वर्क को लेकर के भी था, वर्क डन, इसकी डायमेंशन आपने निकाली थी पिछली क्लास में होमवर्क में। तो बच्चों वर्क की डायमेंशन आई थी हमारी, और मैं अब उसको लिख देता हूं साइड में। वर्क की डायमेंशन आपकी आई थी, यहां लिख देते हैं छोटा सा, ml/t-2। जिन बच्चों की नहीं आई थी वो बच्चे चेक करें, हाँ, क्योंकि मैं वर्क तो डिस्कस नहीं कर रहा अभी। आगे बढ़ते हैं। जो वर्क की ये थी, वर्क की ये डायमेंशन थी जो आपको लिखनी है। अगली फिजिकल क्वांटिटी जो मैं ले रहा हूं, ठीक, अरे इसमें तो कील चिपक गई, मैग्नेट है ये। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, कील चिपक गई, मुझे पता नहीं था इसमें। हाँ, तो क्या कहते हैं, अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, देखा फिजिक्स सब जगह है, ठीक है, और ये जस्ट एक नेचुरल इंसिडेंट था। इसी तरीके से आप लोगों ने भी जरूर बहुत सारे नेचुरल इंसिडेंट अपनी लाइफ में फेस करे होंगे। ठीक, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो हमारी हेडिंग है घूमते रह जाओगे। तो घूमते रह जाओगे को मैं बोलता हूं टॉर्क। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बात हुई, घूमते रह जाओगे से मतलब अगर कोई फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, अगर कोई फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो वो फोर्स टॉर्क कहलाती है, या रोटेशनल फोर्स ही टॉर्क कहलाती है। ठीक, अब आप लोग देखो, मैं एक इस एग्जांपल को इस तरीके से लेता हूं बच्चों। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी पॉइंट पे रख दूं तो मेरे ख्याल से आपको दिखेगा नहीं। हाँ, ये मान लो, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, इस तरीके से, आपने देखा, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से, तो ये घूमा। ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये घूमा। घूमते वक्त हमेशा किसी भी चीज का एक्सिस होता है, और वो एक्सिस क्या होगा, इसका एकदम ये सेंटर आप इमेजिन करो, सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सिस है। तो एक्सिस के अलोंग आपने फोर्स ऐसे लगाई, तो नाउ यू आर हैविंग फोर्स, और एक्सिस से कुछ इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, मैं इसको आपको इसी में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो लाल कलर से जो मैंने लाइन बनाई, जिसको मैंने आर लिखा, मैं एक बार इस पे पास में लाकर के आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये राइट, तो ओके, तो बच्चों ये देख रहे हो, ये डिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब ये शुरुआत जहां से हुई वो एक्सिस है, फोर्स मैं इधर से लगाऊंगा सरफेस से, तो ये सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि फोर्स तो मैं टेंजेंशियली लगा रहा हूं। अगर कोई फोर्स टेंजेंशियली लगती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है कोई भी फोर्स का कंपोनेंट, तो ही कोई चीज घूमेगी, और उसी घूमते रह जाओगे को मैं कह रहा हूं टॉर्क। ठीक, पंखा भी घूमता है, टॉर्क लगती है, पुराने वीडियो में जिक्र करा था मैंने इसका, ध्यान रखो। हाँ, तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है यहां पर, इन चीजों को हम लोग कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की हमने डायमेंशन निकाल ली है। तो टॉर्क क्या हुआ कि भैया फोर्स ही होता है टॉर्क, तो उसके साथ आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब अगर बच्चों आप यहां से कहो कि भाई फोर्स क्या था, तो फोर्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन था, जिसको आप लिखोगे mlt-2
and what was your perpendicular distance? It was your just length. So from here force is this, distance is this, multiply करो दोनों को, आपको क्या मिला? ml2t minus 2, which is the dimensional formula of torque. आपको यहीं से समझ में आ गया होगा फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है। अगर एक और चीज, मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे रख के ऐसे घुमा रहा था, है ना, तो ये आसानी से घूम गया। अगर जितना मोटा होता ना उतना आसानी से घूमता, मतलब जितना ज्यादा इसका रेडियस ज्यादा होता तो थोड़े से धक्के से वो घूम जाता, और जितना कम रेडियस होता है ना उतनी डिफिकल्टी होती है उसको घुमाने में। क्यों? क्योंकि टॉर्क कम हो जाएगी, टॉर्क चीजों को घुमा रही है। आपको आगे बच्चों मेरी बात समझ में? तो मैं यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो डिस्कस करना चाहता, टॉर्क इज ml2t minus 2। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो था हमारा, मैं उसको एक बार पूरा कर दूं। टॉर्क की डायमेंशन भी लगे हाथ हमने निकाल ली है, और मैं इसकी ऐसा यूनिट भी लिख दूं। तो ऐसा यूनिट होती है टॉर्क की न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर। तो बच्चों ये फिर से न्यूटन मीटर, आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। ओके, तो मोमेंटम और इंपल्स एक ऐसा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है। अगला क्या हो गया? टॉर्क और वर्क की भी डायमेंशन थी ना। तो बच्चों दूसरा पेयर है टॉर्क एंड वर्क। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। मैं अब अपने अगले वीडियो में डायमेंशंस डिस्कस करूंगा बच्चों बहुत सारी, और ये अगला वीडियो जो मैं डालूंगा इससे रिलेटेड, उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस में बताऊंगा। ठीक, जिसके लिए हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 एनेक्सियोर A9 ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप लोग इस पहले टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें या जो भी डायमेंशंस हैं आप लोग उसमें देखो, ये आपको मिलेगा। तो अगली क्लास में हम लोग वो डिस्कस करते हैं बच्चों। और बच्चों यहां तक अगर किसी को भी डाउट है कुछ भी, तो मैं आप लोगों का दोस्त हूं, आप लोगों के पास हूं हमेशा। आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो, या अगर आपको लगता है कि ये सेगमेंट में कुछ और था तो आप लोग जरूर इसमें कमेंट करो। ठीक है, मेरे को बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक्स एंड बाय।